हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने एलजेब्रा टॉपिक शुरू किया हुआ है। एलजेब्रा जो पेपर है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब करवाएंगे तब करवा देंगे, थोड़ा सा पार्ट है इसका। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 2 पर हम हैं, जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये तीनों टॉपिक इस फंक्शंस वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगे। ठीक है। सो जिसने भी आज तक भी फंक्शन टॉपिक जो है अच्छे से कभी ना पढ़ा हो, तो वो भी यहाँ बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, फंक्शंस। तो देखो, सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं सर कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। तो पहले हमने लिया ए सेट के अंदर दो एलिमेंट ले लिए 1,2 और बी सेट भी ले लिया, उसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए 3,4। ठीक है, ये ए के एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट है, ये बी सेट के एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? इस सेट के अंदर इस तरह टपल फॉर्म में एलिमेंट आएंगे। जैसे एक एलिमेंट आएगा ए सेट का और दूसरा एलिमेंट आएगा बी सेट का, तो सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इस तरह से एलिमेंट लिखे जाएंगे। जैसे पहले मैंने 1 उठाया, तो 1 का कॉम्बिनेशन पहले 3 के साथ 1,3, फिर 1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ 1,4, तो लिख लिया। देखो 1,3 1,4। फिर 2 के बनाओ, तो 2,3 तो 2,3 लिख लिया, 2,4 2,4 लिख लिया। ये जो ए क्रॉस बी आया है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। पहले इतनी बात को नोट करो, ये जो प्रोडक्ट हम कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे 1,3 1,4 2,3 2,4, ये जो आए हैं, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं इन पॉइंट को। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये टू टपल्स की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में आ गए, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आगे बात समझ में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। चलो अभी इसके बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन बताएगा? अनुज बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर ए में तो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी 2 है। तो अभी अभी आपने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा? 4। वेरी इजी। सो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी 2 सेट देगा, उसमें एलिमेंट्स दे देगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पूछे तो उसको ऐसे ए क्रॉस बी लिख के और ये निकाल देना। ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इसी से जन्मा है रिलेशन और फंक्शन। सो इससे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, रिलेशन क्या होता है। तो हम रिलेशन कर भी चुके हैं। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ ऐसी डेफिनेशन बताई थी रिलेशन करवाया जब। सो आर क्या होता है? इस ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट होता है ये आर, रिलेशन आर। व्हाट इज रिलेशन आर? रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। आ गई बात समझ में? सो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, इसको अच्छे से हम करके आ चुके हैं। यहां से पढ़ते हैं, देखो आर सच दैट ए टू बी, ए सेट मुझे गिवन है 1,2 और बी सेट मुझे गिवन है 3,4। सो रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन किया हुआ है इसने? रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, और सिर्फ वे आएंगे जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब एक्स का स्क्वायर करने पर और वाई का स्क्वायर करके जोड़ने पर, जिनका जोड़ 11 से बढ़ा रहा है। ये कंडीशन दे दी, इसको बोलते हैं कंडीशन। जो हमें रिलेशन गिवन है, इसकी कंडीशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11, तो ये हो गई कंडीशन। ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो रिलेशन आर के एलिमेंट हो जाएंगे। देखो करके बताता हूं कैसे। जैसे ए क्रॉस बी में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, इसमें ये 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है। तो पहला एलिमेंट 1,3, 1 का स्क्वायर करो 1, 3 का स्क्वायर करो 9, 10 बना। तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा 1,3।
ओके, अब 1,4 को चेक करो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो 17 11 से बड़ा होता है, तो ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। सो 1,4 इस रिलेशन में आ जाएगा। दूसरा 2,3, तो 2,3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 13 हुआ ना, और 13 11 से बड़ा होता है तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही 2,4 को जब चेक करेंगे वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये आर जो सेट निकल के आया वो 1,4 2,3 2,4 निकल के आया है, और ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो ये था ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका सबसेट 1,4 2,3 2,4। तो इसके अंदर देखो ये पूरा का पूरा कंटेन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर 1,4 भी है, इसके अंदर 2,3 भी है और 2,4 भी है। तो ये आर इस एक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर कंटेन्ड है ना, तो इसीलिए डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि अगर कोई सेट ए क्रॉस बी के अंदर कंटेन्ड रहता है तो भाई वो रिलेशन कहलाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरह से कोई कंडीशन गिवन मिलेगी और उसको आप निकाल लेना सेट को। अगर वो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर कंटेन्ड रहता है होगा तो हम उसको रिलेशन बोलेंगे। अब इसकी इमेज देखो क्या बन रही है, 1 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो मैंने ये ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी, क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेट ए का एलिमेंट है और वाई कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट है। सो 1 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, तो मैंने 1 की मैपिंग बना दी 4 पे। 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, तो 2 3 पे मैप होगा। 2 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, सो 2 4 पे मैप होगा। अब एक चीज नोटिस करना है यहां पर, यहां रिलेशन में कोई भी एक एलिमेंट दो जगह पे मैप हो सकता है। जैसे 1 तो सिर्फ एक 4 पे ही मैप हो रहा है, और ये 2 दो दो जगह पे मैप हो रहा है, 2 3 पे भी मैप हो रहा है, 2 4 पे भी मैप हो रहा है। तो रिलेशन में ये चीज अलाउड होती है, बट फंक्शन में ये चीज अलाउड नहीं होगी, आगे हम पढ़ेंगे इस लाइन में। ठीक है, बस रिलेशन इतनी सी डेफिनेशन कहता है कि जो रिलेशन आर हमें गिवन है उससे जो सेट आएगा वो सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। क्लियर? सो ये थी रिलेशन के बारे में बात छोटी सी। अब आ जाते हैं फंक्शन पे, और फंक्शन से हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना रिलेशन, अब देखते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन में कितना रोल अदा करेगा। तो हमने एक एफ फंक्शन ले लिया विच इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए सेट लिया 1,2, वही छोटे सेट पे पहले ट्राई करते हैं, और बी सेट लिया 3,4। क्लियर? तो फंक्शन एफ किस तरह से डिफाइन किया है, फंक्शन एफ में जो x, y टाइप के एलिमेंट होंगे इस तरह के टू टपल, x बिलोंग टू सेट ए एंड y बिलोंग टू सेट बी, और कंडीशन क्या गिवन है, इस x और y की गुणा करने पर 3 और 7 के बीच में आना चाहिए। आई बात समझ में? f फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, ए सेट मुझे गिवन है 1,2 और बी सेट मुझे गिवन है 3,4। ठीक है, और फंक्शन f किस तरह डिफाइन किया इसने, इस तरह टू टपल एलिमेंट बनेगा x, y टाइप का, जहां पे जो x होगा वो तो सेट ए के अंदर से आएगा और जो y होगा वो सेट बी के अंदर से आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, कंडीशन क्या दी, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 और 7 के बीच में होना चाहिए। शगुन समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो x डॉट वाई की प्रोडक्ट किसके बीच में आएगी, 3 और 7 के बीच में। तो करके देख लो, पहले जो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था a क्रॉस b, इसमें से हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे x की y के साथ। तो 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3। तो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इनके 3 और 7 के बीच में होना चाहिए, तो ये पॉइंट हम नहीं ले सकते। सो 1,4 चेक करो, तो 1 इंटू 4 कितना होगा, 4, और 3 और 7 के बीच में है 4, है ना, सो इसलिए 1,4 इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करो 2,3, 2,3 की प्रोडक्ट कितनी होगी, 6, और 6 इसके बीच में है, तो ये 2,3 भी आ जाएगा। 2,4 होगा 8, जो इस 3 और 7 के बीच में नहीं है, तो सिर्फ इसके बीच में 2 ही पॉइंट आए। आगे बात समझ में? सो इसके अंदर जो पॉइंट आए वो आए 1,4 और 2,3। एफ जो मेरा सेट निकल के आया वो आया 1,4 और 2,3। इतनी बात ठीक है? ठीक है। अच्छा एक बात और, आप वैसे 11th 12th में पढ़ के भी आए होंगे फंक्शंस, कि जो एफ सच दैट ए टू बी होता है, ये जो ए है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अच्छा बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर? उनको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ए सेट के जो एलिमेंट हैं
वो जो बी सेट के एलिमेंट पर जिन जिन पर भी मैप हो रहे हैं, तो जिन पे मैप हो रहे हैं सिर्फ उन एलिमेंट्स का सेट होगा रेंज। आ गई बात समझ में? तो यहां से यहां पर देखो, ए सेट का एलिमेंट कौन है, 1 और 2, तो डोमेन में कौन कौन आए, 1,2, 1 और 2 आए, क्लियर, 1,2, और ये सेट की फॉर्म में, टपल नहीं है, ये देखो मैंने 1 और 2 लिखे हैं इस तरह से, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी 3,4, ठीक, क्योंकि इस पे मैपिंग देखो, 1 किस पे मैप किया, 4 पे, 2 किस पे मैप किया, 3 पे, तो रेंज कौन होगी, 3,4, और कोडोमेन को कौन होगा, पूरा सेट बी, तो ये होगा कोडोमेन। इस तरह से डोमेन और रेंज और कोडोमेन, इनकी समझ पैदा करो पहले। सेट ए जो होगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होगा, वो होगी कोडोमेन, सॉरी डोमेन। ए सेट के अंदर जो फंक्शन, वे सभी पॉइंट्स होंगे डोमेन के अंदर जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन, क्लियर। और यहां पर देखो, ए सेट के एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2, सो डोमेन सेट क्या आया, 1,2, क्लियर। अच्छा, बी सेट, कंप्लीट बी सेट होगा कोडोमेन, और जो ये ए सेट इस बी सेट के एलिमेंट्स पर मैप होगा जिन जिन पर भी, उनका सेट होगा रेंज। तो ये डोमेन वाला सेट 1 तो मैप हो रहा है 4 पे, और 2 मैप हो रहा है 3 पे, तो ये 3 और 4 जो है ये होगी इसकी रेंज, और पूरा का पूरा सेट बी होगा कोडोमेन, ठीक। इनका ये डायग्राम भी बना लिया। अच्छा, एक और पॉइंट टू बी नोटेड है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, ठीक है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक, क्योंकि फंक्शन में एक कंडीशन बढ़ जाती है, और उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, देखना। तो एक बात अभी आप थोड़ी देर के लिए नोट कर लो कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। और इसी का मैंने ये डायग्राम बना के दिखा दिया। सेट ए से कौन सा एलिमेंट आया, 1, 1 लिखो। सेट ए से कौन सा एलिमेंट आया, 2, 2 लिखो। और बी के एलिमेंट क्या क्या है, 3 और 4, पूरा बी सेट मैंने लिख दिया 3 और 4। 1 किस पे मैप हुआ, 4 पे मैप कर दिया। 2 किस पे मैप हुआ, 3 पे मैप कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है 1 और 2, ये हो गए डोमेन के एलिमेंट, और कोडोमेन पूरा का पूरा बी सेट 3 और 4 आएगा इसमें। और रेंज क्या होगी, जिस पे ये मैपिंग हो रही है, जैसे 1 मैप हो रहा है 4 पे और 2 मैप हो रहा है 3 पे, तो 3,4 सेट बनेगा, वो होगा रेंज सेट। आ गई बात समझ में? और रेंज सेट या तो कोडोमेन सेट के बराबर होगा या कंटेन्ड होगा इसके अंदर, मतलब इस बी के अंदर अगर नीचे 5 और होता तो 3, 4, 5 ये हो जाता पूरा कोडोमेन, और जिस पे ये मैप हो रहे हैं 3 और 4 पे, वो हो जाती रेंज, ठीक है। तो रेंज सेट या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या उसमें कंटेन्ड होगा। तो इस मारे देखो, इसके नीचे इक्वालिटी भी लगाई हुई है, आइदर इट इज कंटेन्ड इन कोडोमेन और इट इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये थी छोटी सी फंक्शन की बात। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन, आ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, कोई रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। इस रिलेशन आर को हम फंक्शन जब बोलेंगे, एफ सच दैट ए टू बी ओनली इफ every element of set A has only one image in set B। रिलेशन क्या कहता था कि एक एलिमेंट जो है A सेट के अंदर, वो B के एक पॉइंट पर भी मैप हो सकता है, मतलब कोडोमेन के एक पॉइंट पर भी मैप हो सकता है और 2 पॉइंट्स पर भी मैप हो सकता है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, हर एक पॉइंट जो डोमेन का है वो कोडोमेन पे कहीं ना कहीं मैप होगा और सिंगल एलिमेंट पर मैप होगा, कोई भी एक 2 पर नहीं मैप होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जिसकी वन एंड ओनली वन इमेज हो कोडोमेन के अंदर, और यही ये डेफिनेशन बोलती है। या बोलो सेट बी के अंदर, क्योंकि ये सेट बी तो कोडोमेन का सेट था। सो अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो वन इमेज होनी चाहिए, सेट बी सिर्फ एक पर मैप होना चाहिए। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और रिलेशन की डेफिनेशन बहुत आसान, रिलेशन तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का सबसेट होता है, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। बस सिंपल यही डेफिनेशन है कि आर इज कंटेन्ड इन, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेरी इजी।
और फंक्शन की डेफिनेशन, उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जिसकी वन एंड ओनली वन इमेज होगी सेट बी के अंदर, यानी कि कोडोमेन सेट के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पर जो है स्कूल टीचर भी हैं जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, तो उनको ये सब अच्छे से आता होगा पहले से ही। लेकिन कई बातें आपको ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपने एनसीईआरटी वगैरह में नहीं पढ़ी होंगी, और जो आपका क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगी और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगी। जिस भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, देखना आप सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपको और आप आसानी से कर लोगे। देखो भाई, अब आते हैं नोट पे। अब ये रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ये निकालने हमने सीख लिए थे। एन ए इज इक्वल टू ए एंड एन बी इज इक्वल टू बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के बराबर गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर गिवन है। यहाँ पर कोई, अभी हमने जनरल ले लिया ए और बी, यहाँ पर कोई नंबर गिवन होगा जैसे 2 3 4 इस तरह से गिवन होंगे, ठीक है। अब राशि मित्तल मुझे इस सवाल का जवाब देंगी कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी कितने होंगे। सर वेरी इजी, ये तो आपने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए टू बी का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अंजलि डबास देंगी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए, सर ये भी तो सेम ही है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी आंसर सेम निकल के आएगा, क्या कि 2 की पावर एन ए इंटू एन बी करो या एन बी इंटू एन ए करो, बात तो वही है, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा दोनों का और फॉर्मूला भी सेम बनेगा, तो घबराना नहीं है, वो ए टू बी बोल दे या बी टू ए बोल दे, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर एन ए इंटू एन बी ही आएगा, क्योंकि 2 गुणा 4 करो या 4 गुणा 2 करो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। अब आगे आ जाओ, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? रिलेशंस तो आपको पता है, अब नंबर ऑफ फंक्शंस सुनो, बिल्कुल आसान। जो राइट साइड में है ना उसको रखेंगे नीचे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी रखेंगे नीचे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए रखेंगे पावर ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। अब मुझे विहान इस सवाल का जवाब देगा कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, अच्छा सर अभी आपने बताया कि जो राइट साइड में है ना उसको, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो हम लिखेंगे नीचे, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वेरी गुड। अब देखो इन फॉर्मूलों को, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, जहां पर भी फंक्शंस टॉपिक पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इन फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आता है और फ्री का नंबर होता है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, एक दो बार लिख कर देख लेना। इसी पे चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कर पाएंगे ये बच्चे या नहीं, ठीक। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये सर जो हैं ये मतलब नाम किन किन के ले रहे हैं। तो जो बच्चे पेड बैच में है उनके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे पेड बैच में रहेंगे उनके क्लास में मैं नाम ले लेके पढ़ाऊंगा, ताकि उनको ये फील हो कि वो बिल्कुल लाइव मेरे साथ पढ़ रहे हैं। उनकी जो बच्चों के नाम है उनकी लिस्ट मैंने अपने पास रखी हुई है और मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ उनके नाम बोलूंगा, ताकि उनको ये फील हो कि जैसे ऑफलाइन ही वो पढ़ रहे हैं और वो एक्टिव भी रहेंगे। जैसे मैं उनका नाम बोलूंगा ना जैसे क्लास में बीच बीच में, तो वो एक्टिव भी रहेंगे। तो पेड बैच के कुछ फायदे हैं, जो बच्चे पेड बैच में आए हैं उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 3 and number of elements in set B is equal to 4 मुझे गिवन है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, इस क्वेश्चन का आंसर नूर हमें देंगी कमेंट सेक्शन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is equal to 4 है, और हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B बताने हैं, कितने होंगे फटाफट बताओ। इफ P एंड नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B is equal to Q, देन फाइंड P by Q। तो हमें P by Q निकालना है। तो देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 3 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B गिवन है 4। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B का फॉर्मूला है, क्या होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। वो किसके बराबर दिया है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B P के बराबर दिया है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 4। जी सर आ गया समझ। तो 4 इंटू 3 12, 2 की पावर 12, और Q किसके बराबर होगा 4 की पावर 3 के बराबर, तो 4 की पावर 3 निकाल लेना, और फिर P की वैल्यू आ गई ये, Q की वैल्यू आ गई ये, तो P by Q हमें निकालना था, P by Q निकल गया 64। सोल्व कर लेना।
इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब ऐसे पिक्चर दे के पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन फंक्शन है। ठीक है, हाउ मेनी आर फंक्शन। अच्छा, ये क्लियर हो गया होगा ना। जैसे मैंने नंबर ऑफ रिलेशन तो बता दिया, और क्यू की क्या वैल्यू थी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज क्यू। क्यू किसके इक्वल था, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी के इक्वल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नीचे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 था, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था 3, तो उसकी पावर 3 आ जाएगी, 4 की पावर 3। ठीक है, फिर पी बाई क्यू निकाल दो, पी बाई क्यू, आंसर आ जाएगा 64। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी आर फंक्शंस, इनमें से देख के ये बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन कौन है। तो अभी भी बताया था, हम पहले मैपिंग चेक करेंगे। पहली बात तो जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं, जो डोमेन के एलिमेंट हैं, उनकी हरेक की इमेज जरूर होनी चाहिए। यहां पे ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट खाली हो, वो किसी पे मैप ही ना हो रहा हो, तो वो ना फंक्शन बनेगा फिर, ठीक है, और ना रिलेशन बनेगा। क्योंकि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कुछ ना कुछ इमेज जरूर होनी चाहिए बी में। अगर हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है बी में, मतलब एक पर ही मैप हो रहा है हर एक एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट किसी एक पर मैप हो रहा है, तो वो बन जाएगा फंक्शन। ठीक, और वो बन जाएगा फंक्शन, और हर एक फंक्शन रिलेशन तो होता ही है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किन्हीं दो पर मैप हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, फिर वो सिंपल रिलेशन रहेगा। इज इट क्लियर? अभी चेक करते हैं, देखो 1 किस पे मैप हुआ, 6 पर, एक पर ही मैप हो रहा है, 2 5 पर, 3 9 पर, और 4 7 पर, सभी एक एक पर मैप हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। और यही पूछा था हाउ मेनी आर फंक्शन, तो 1 फंक्शन होगा, लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं। 1 किस पे मैप हुआ, 6 पे, ठीक है, एक मैप हो, एक मैपिंग है। 2 किस पे मैप हुआ, 6 पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मैप हुआ 7 पे, और 4 मैप हुआ 8 पर। ये सभी मैप होने चाहिए किसी ना किसी पर। यहां बेशक से खाली रह जाए कोडोमेन का कोई एलिमेंट, वो फर्क नहीं डालेगा, इधर वालों की इमेज जरूर होनी चाहिए इस साइड। अगर यूनिक इमेज है तो वो रहेगा फंक्शन, और अगर कोई एक दो पर मैप हो गया, दो जगह पर मैप हो गया, तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये सेकंड भी फंक्शन होगा, क्योंकि सब एक ही पर मैप हो रहे हैं ना। ये भी, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, और इसकी भी एक ही इमेज है। थर्ड पॉइंट समझो, 1 किस पे मैप हो रहा है, 7 पे, 2 भी 7 पे मैप हो रहा है, 3 भी 7 पे मैप हो रहा है, 4 भी 7 पे मैप हो रहा है। तो इस 3 में सभी एक, सबकी एक इमेज है। ठीक है, 1 भी एक इमेज रखता है, 2 की भी एक ही इमेज है, और 3 की भी एक ही इमेज है, और 4 की भी एक ही इमेज है। तो इसमें डोमेन कौन होगा बताओ, 1 2 3 4 ये होंगे इसकी डोमेन। अच्छा, कोडोमेन कौन होगा, पूरा सेट 5 6 7 8 9, ये कोडोमेन होगा। रेंज क्या होगी, रेंज होगी सर सारे 7 पे ही मैप करें तो इसकी रेंज होगी 7। ठीक, और फंक्शन होगा या नहीं, बिल्कुल फंक्शन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है और एक यूनिक इमेज है। ठीक है, एक ही जगह सबकी एक इमेज है, कोई भी दो जगह पर मैप नहीं कर रहा, तो इसलिए 3 भी फंक्शन बन जाएगा। तो 1 2 3 तो फंक्शन हो गए। अब 4 को चेक करो, जैसे 1 मैप हुआ 5 पर, और 2 दो जगह पे मैप हो रहा है, 6 पे और 7 पे, तो इसीलिए ये यहीं पर काटा लग गया कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या होगा फिर, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलो, इसमें मुझे शगुन बताएगी दोबारा से कि इसमें डोमेन सेट कौन सा होगा। डोमेन सेट, तो डोमेन सेट सर अभी तो बताया आपने कि डोमेन वो होगा जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जिनकी सबकी मैपिंग होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर, तो डोमेन सेट होगा 1 2 3 4। अच्छा बताओ रेंज क्या होगी, रेंज होगी सर जहां जहां मैपिंग हो रही है, जैसे 5 पर मैप हुआ तो 5 भी रेंज के अंदर आएगा, 6 भी, 7 भी, 9 भी आएगा, तो फिर ठीक है। तो और कोडोमेन क्या होगा, रेंज भी समझ में आ गया, कोडोमेन होगा सर ये पूरा का पूरा सेट, जो बी है ना ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होगा। वेरी इजी। अच्छा, अब अंजलि डबास की बारी है ये बताने की कि इसमें डोमेन कौन होगा, कोडोमेन कौन होगा, और रेंज कौन होगी। सर इजी, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो क्या है, 1 2 3 4 ये तो होगी डोमेन, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन तो सर ये पूरा सेट ही होता है, तो बी सेट हो गया, ये हो गया कोडोमेन। रेंज कौन होगी फिर, रेंज बताओ सर, 1 6 पे मैप हो रहा है, और 2 भी 6 पे मैप हो रहा है, और 3 7 पे, और 4 8 पे, तो सिर्फ 6 7 8, ये 6 7 8 होंगी इसकी रेंज। रेंज सेट में आ जाएगा 6 7 8 सेट बना के लिख दो, तो वो हो गया रेंज सेट, है ना, कितना आसान।
तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन देके डायग्रामेटिकली पूछ सकता है कि ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अब आगे आपको नहीं करेंगे, बस ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट मुझे गिवन है। एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 2, और दूसरा गिवन है 4x, एक्स इज बिटवीन 2 to 8। जब x की वैल्यू 2 से 8 के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे 4x, और जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे x क्यूब। ठीक है, ऐसे ही मुझे gx फंक्शन गिवन है। जब x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी तो फंक्शन लेंगे x स्क्वायर, और x की वैल्यू 4 से 8 के बीच में होगी तो फंक्शन लेंगे 3x। ठीक है, अब बताना ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 and 2? तो ये बताना हमें कि ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं। तो क्या सिर्फ 1 स्टेटमेंट वाला फंक्शन है, या सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाला फंक्शन है, या दोनों स्टेटमेंट में दोनों फंक्शन है? एफ एक्स भी फंक्शन है और जी एक्स भी फंक्शन है, या इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है? तो एक बात मेरी ध्यान रखना, सिर्फ कॉमन पॉइंट्स पर आपको चेक करना। जैसे ये देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है ना, ये 0 to 2 था, ये 2 to 8 था, तो कॉमन पॉइंट कौन हुआ? 2 हुआ। तो सिर्फ कॉमन पॉइंट पर चेक कर लेंगे और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, उसी से पता चल जाएगा। तो 2 हमने निकाल के देखा, 2 पे ये वैल्यू निकाली, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 है ना, तो 2 का क्यूब 8 होगा। और यहाँ पे भी जब 2 पुट करेंगे यहाँ वाले 2 के लिए, तो 4 2 जा 8, तो 2 की इमेज एक ही आई निकल के 8, तो ये फंक्शन होगा। पहली बात, सिर्फ कॉमन पॉइंट को चेक करेंगे, सबको चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ कॉमन पॉइंट को चेक कर लेंगे। अगर उसकी एक इमेज आ रही है तो ये फंक्शन हो गया। अब यहां कॉमन पॉइंट है सर 4, तो बताओ अब कौन होगा? इसका जवाब हमें देंगे कौन? रिजुल। रिजुल हमें इसका जवाब देंगे कि इसमें बताओ चेक करके ये फंक्शन होगा या नहीं। सर इस तरह से चेक कर लेंगे कि जो पॉइंट कॉमन है उसको पहले 4 कॉमन है, जैसे तो 4 को इस वाले में रख के देखो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अच्छा, इसमें भी 4 है तो इसमें 4 को रख के देखो, 4 3 जा 12, तो सर 4 की दो इमेज आ गई, 4 16 पे भी मैप हो रहा है और 4 12 पे भी मैप हो रहा है। और आपने बताया था अभी अभी कि अगर कोई एलिमेंट दो जगह पे मैप होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट लेके ही चेक कर लो, उसी से क्लियर हो जाएगी बात। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको फंक्शन चेक करना हो तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ कॉमन पॉइंट देखो, उसको फिर पुट करके देख लो कि दोनों जगह पे, जिस जिस जगह पे, क्योंकि कॉमन है तो इसमें भी होगा वो पॉइंट, इसमें भी होगा, तो इस वाले को इस वाले में पुट करो और इस वाले जो पॉइंट है वो इस वाले के अंदर पुट करो, इसके वाले के। ठीक है, और वैसे ही यहां पर जो 4 कॉमन था तो 4 इसके लिए था एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू, और इस वाले 4 के लिए 3x थी फंक्शन की वैल्यू, तो दोनों पुट करके देखी। इस वाले के लिए वैल्यू आई 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होएगा, और इस वाले 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू थी 3x, पुट करी तो 12 आई, तो 4 की वैल्यू 16 पे भी मैप हो रही है और 12 पे भी मैप हो रही है। तो एक ही एलिमेंट दो जगह पे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक ही आदमी दो दो जगह पर, वो तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो यही तो सीखना है कि एक चीज एक टाइम पर दो जगह नहीं जा सकती, इस तरह से याद कर लो। अगर जा रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, एक एलिमेंट की इमेज दो पर मैप नहीं हो सकती, अगर हो गई तो नहीं होगा, सिंगल पर मैप होनी चाहिए। चाहे भले सारे सिंगल पर एक ही पॉइंट पर मैप हो जाओ सारे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एलिमेंट दो जगह पर नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन देखना, आप हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 and 2। इफ f इज द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू xy कोमा x माइनस y। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो, जो मेरा फंक्शन f है ना, वो किसका सबसेट है? z क्रॉस z का सबसेट है। ठीक है, डिफाइंड बाय, और किस तरह से डिफाइंड है f? जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसमें तो लिखा जाएगा x डॉट y करके, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें लिखा जाएगा x माइनस y करके। समझ गए? वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, देन f इज फंक्शन फ्रॉम z टू z। ये चेक करनी है स्टेटमेंट, क्या ये फंक्शन है फ्रॉम z टू z?
ठीक है सर, स्टेटमेंट तो थोड़ी थोड़ी समझ आई, कोई बात नहीं, थोड़ी आई है, सॉल्यूशन देखोगे जब पूरी आ जाएगी। सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ f इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, जो मेरा फंक्शन f है ऊपर तो सबसेट था z क्रॉस z का, और यहां पर जो मेरा फंक्शन f है वो सबसेट है n क्रॉस n का, मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, x कोऑर्डिनेट पे भी और y कोऑर्डिनेट पे भी नेचुरल नंबर ही लेने हैं। यहां पर हम नेगेटिव भी ले सकते थे क्योंकि z क्रॉस z था। डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू x डॉट y एंड x प्लस y, मतलब x कोऑर्डिनेट तो जो x डॉट y होके बनेगा और ये y कोऑर्डिनेट जो है जो x प्लस y होके बनेगा, ठीक है, वेयर x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, द f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n और नॉट। तो बताना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या 2 ट्रू है या दोनों ट्रू है या कोई भी ट्रू नहीं है, इस तरह से बताना है। सो मुझे एक बात बताइए कि इसमें डोमेन में कौन होगा। अब डोमेन में यहां देखो, ये पहले वाली स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, डोमेन में x डॉट वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो इसके ऊपर डोमेन वाला सेट बना के x डॉट वाई टाइप एलिमेंट लिख लिया, और जो कोडोमेन सेट होगा वो x माइनस वाई टाइप का सेट होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर x माइनस वाई करके एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने x माइनस वाई लिख लिया, ठीक है। अब x डॉट वाई को मैंने 20 मान लिया। अब आप कहेंगे कि सर 20 कैसे मान लिया, एक बार सुनो तो पूरा सॉल्यूशन, तब आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे माना। और हमने इस तरह से चेक किया, जैसे देखो x की वैल्यू में कोई भी इंटीजर मान सकता हूं, है ना, क्योंकि x की ये z क्रॉस z से बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं और y की वैल्यू भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो आपको पता, अगर मैं x की वैल्यू 5 लूं और y की वैल्यू 4 लूं तो उनकी गुणा करने पर 20 आएगा, आएगा ना 20, 5 4 जा 20, ठीक है सर। अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं और y की वैल्यू 2 लूं तो 10 2 जा भी तो 20 आएगा, हाँ सर आएगा। तो x की वैल्यू मैंने 5 ले ली और y की वैल्यू 4 ले ली, है ना, और x डॉट y इज इक्वल टू 20 मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया, और इस तरह का नंबर लिया कि उसके ऐसे दो नंबर मिल जाए, जैसे 5 4 जा भी 20 होता है और 10 2 जा भी 20 होता है। देखना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करके मैं इसको स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दूंगा या सही प्रूव कर दूंगा। तो क्या है, तो अब मेरे को x माइनस वाई निकालना है ना, ये x डॉट वाई का सेट हो गया, x डॉट वाई का सेट हो गया, यहां पर है 5.4, यानी कि 5.4 है, तो इधर वैल्यू क्या बनेगी, इनकी माइनस करके x माइनस वाई करके इधर की वैल्यू बनेगी, तो 5 माइनस 4 किया 1 आया, तो इधर की इमेज हो गई 1, ठीक है। अब 10 और 2, 10 डॉट 2 भी 20 होता है, ठीक है। अब इनकी x माइनस वाई की वैल्यू क्या बनेगी, 10 में से 2 गए कितना आएगा 8, ठीक है, तो ये आ गया 8, तो यही 20, क्योंकि x डॉट वाई की तो 20, यहां से भी 20 थी x डॉट वाई की वैल्यू और यहां से भी x डॉट वाई की वैल्यू 20 थी, तो ये 20 1 पे भी मैप हो रहा है और 8 पे भी मैप हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट की इमेज दो जगह पे चली गई। तो ये क्या होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात तो हमें क्लियर होगी कि फर्स्ट तो फंक्शन नहीं होगी। पहले मुझे इतना बताओ, अब बात आती है कि ये 20 कैसे लिया सर, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसके दो दो फैक्टर्स हो, जैसे 5 4 जा 20 भी होता है और 10 2 जा भी 20 होता है, तो इसलिए मैंने लिया ये, ठीक है। आप और ले सकते हो, जैसे 30 लेके देखो, अपने दिमाग को यूज करो, क्या कोई कुछ जा थोड़ी रहा है, जैसे 6 5 जा 30 होता है और 10 3 जा 30 होता है, और 6 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 1, और 10 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा 7, तो इसी तरह से 30 भी दो जगह पे मैप हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो यहां पर, तो उससे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो एक एलिमेंट की दो दो इमेज आ रही हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब एक एलिमेंट दो पर मैप हो जाता है तो वहां पर फंक्शन नहीं होता। अब देखो एक ही एलिमेंट से काम चल गया, मुझे पूरे जेड क्रॉस जेड पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही एलिमेंट से पता चल गया फंक्शन नहीं होगा। अच्छा अब इसको चेक करके देखते हैं, यहां पर कुछ फर्क नहीं है, बस इधर माइनस था इधर प्लस है, और वही आप मान सकते हो, जैसे 30 लेके भी चेक कर सकते हो और 20 लेके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है तो गलत कर देंगे, नहीं मिलता है कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता तो फिर उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो चेक करना पड़ता है फिर, ठीक। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो पक्का गलत है, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक। अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलता कोई भी तो उसके ठीक होने के चांसेस हैं, वो चेक करना पड़ता है फिर, ठीक है। बाकी इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इसी तरह से डील होगा, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकलेगा। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन अच्छा, इसको इस तरह से डील करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि
ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, फंक्शन चेक करना कि फंक्शन है या नहीं, सिर्फ कॉमन पॉइंट को देखो, हमें क्यों 0 1 2 ये सब पुट क्यों करने हैं जब कॉमन पॉइंट से ही काम चल जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरह से जब इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई ऐसा नंबर मान लो जो दो फैक्टर में टूट सके, जैसे 5 4 जा 20 भी है और 10 2 जा 20 भी है, आप 30 मान लेते, 6 5 जा भी 30 होता है और 10 3 जा 30 भी होता है ना। तो फिर चेक कर लो अगर दो पे मैप हो गया। अब ऐसा भी नंबर कोई आ सकता है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए, अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुई तो फिर वो हो भी सकता है ठीक और नहीं भी हो सकता ठीक, वो चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन ही लेके आनी है आपको, और हमेशा आएगी कॉन्ट्राडिक्शन, 90% चांस है, ठीक है। इसी तरह डील होंगे ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेट ए मुझे क्या गिवन है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मुझे सेट ए गिवन है। एंड लेट f such that a to n, मुझे ये फंक्शन गिवन है f such that a to n बी डिफाइंड बाय, और ये फंक्शन f किस तरह डिफाइंड कर रखा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। सर प्राइम फैक्टर क्या बात हुई, ये प्राइम फैक्टर कहां से आ गए। अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना, बस जो नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। और ये क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स वो है कि जो नंबर हमें गिवन है ना उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है। जैसे 7 है, 7 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 खुद ही है ना, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 7 × 1 ऐसे ही तो टूटेगा, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ, 7। तो 7 की इमेज क्या हुई, 7 ही हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या है अब 8 की इमेज देखो क्या होगी, 8 की इमेज, 8 में अगर इसको 8 को मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ूं तो ये होगा 2 × 2 × 2, ठीक। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही हुआ, तो 8 की इमेज होगी 2 के बराबर। ऐसे ही 9 चेक करो, 3 3 जा 9 होता, 3 × 3, अब इसकी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 9 की कौन हुई, 3, सो 9 की इमेज हो गई 3। ऐसे ही 10 का 2 × 5 में टूटेगा, तो इसका 2 भी प्राइम फैक्टर है और 5 भी प्राइम फैक्टर है, तो 2 × 5, तो 5 क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर, और हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 ही हुआ, 2 तो छोटा है क्योंकि, तो 10 की इमेज हुई 5। ऐसे ही सब की इमेज निकाल के लिख दो बस। तो अब ये पूछ रहा था रेंज क्या होगा इसका, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन रेंज ऑफ फंक्शन। ये नहीं पूछ रहा कि बताओ रेंज क्या होगी, ये पूछ रहा है कि रेंज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर पूछ रहा है, ठीक है। सो दीपिका खत्री इस सवाल का जवाब देंगी, कितने नंबर होंगे रेंज सेट में बताओ। तो रेंज सेट हम निकाल लेंगे सर, देखो 7 है इसकी रेंज में, रेंज सेट वो होता है जहां पर मैप होता है, देखो 7 7 पे मैप हो रहा है, तो 7 पे मैप हो रहा है तो रेंज के अंदर आएगा, 8 2 पे मैप हो रहा है तो 2 रेंज के अंदर आएगा, लिख लिया। 9 3 पे मैप हो रहा है तो 3 रेंज के अंदर आएगा, 10 5 पे मैप हो रहा है तो 5 रेंज के अंदर आएगा, 11 आएगा, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 13 लिख लिया, 7 ऑलरेडी आ चुका दोबारा नहीं लिखना, 5 लिख लिया, पहले ही आ चुका है, 2 भी पहले ही आ चुका है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए, अगर दोबारा लिख लोगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि रेंज देखो यहां दिखाता हूं आपको, देखो सारे 7 पे मैप कर रहे हैं, तो इसकी रेंज में 4 बार 7 थोड़ी लिखोगे, सिर्फ एक ही बार 7 आएगा रेंज में, आ गई बात समझ में। तो इसी तरह से जो 2 बार एक ही पॉइंट पर मैप हो रहे हैं कोई भी 2 एलिमेंट, तो रेंज में वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर होगा सर 1 2 3 4 5 6 आंसर होगा, आ गई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, देखो देखो एक बार जैसे हमने फंक्शन टॉपिक शुरू किया, अब इसमें स्पीड बन जाएगी, एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट करने में, तो आप उस चीज की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एक बार स्टार्ट करने में टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर फ्लो बन जाता है जब हम फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a = 3, 7, -5, ये मुझे एक सेट गिवन है a, और b सेट मुझे गिवन है ये। हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम a to b विच आर नॉट फंक्शंस, इनमें से हमें बताना है कि कितने रिलेशन फंक्शंस, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम a to b विच आर नॉट फंक्शंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हमें आते ही हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a यानी कि 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b यानी कि 4, 3 × 4, तो यानी कि 2 की पावर 12 इतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे इतने, ठीक है। और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम a to b, ये होंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, a to b बोल रहा है ना, तो जो राइट साइड में वो आएगा नीचे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी आएगा नीचे, तो ये है 4 नीचे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये इसकी पावर में चले जाएंगे 3, तो 4 की पावर 3। अब क्वेश्चन ये है
अब एक बात आपको पता है कि रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। मतलब रिलेशन ज्यादा होंगे और फंक्शन कम होंगे, ये बात आप समझो। पहले मेरी बात को थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। भाई क्या बताइए, हर एक फंक्शन रिलेशन तो होता ही है ना, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब फंक्शन जो होंगे वो रिलेशन के अंदर ही कंटेंट होंगे ना, तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर ज्यादा चीजें होंगी, है ना। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो है 2 की पावर 12, और जो नंबर ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम ए टू बी वो है 4 की पावर 3। ठीक, तो इसने ये पूछा था वे रिलेशन बताओ जो फंक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ रिलेशन में से नंबर ऑफ फंक्शन घटा दो, आंसर आ गया। ओके, तो बस इतना सा ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए मुझे एक सेट गिवन है 3,7, -5, और बी मुझे सेट गिवन है 2,4, 3, 11। इज इट क्लियर? ए सेट और बी सेट मुझे गिवन है। हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल विच कंटेन 5 और 7 एलिमेंट्स। हमें हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, कितने कितने रिलेशन है ए टू बी, कितने रिलेशन पॉसिबल है सेट ए टू सेट बी आर पॉसिबल विच कंटेन ओनली 5 और 7 एलिमेंट्स, जिसके अंदर 5 और 7 एलिमेंट्स हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बाइनोमियल में होता है। अब इसके लिए बाइनोमियल करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे तब भी ये याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी याद करना पड़ेगा। आपको पता है जब आप पावर सेट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताते हो, किसके इक्वल होता है, पावर सेट के, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जो पावर सेट होता है वो सबसेट्स का सेट होता है, और उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। ये बात आपको पता होगी, पावर सेट के अंदर सारे सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट, और उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाते हैं, 2 की पावर n के बराबर। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ वे सबसेट चाहिए जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो वो निकलेंगे NC0 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूं आपको। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अगर मेरे को NC0 सोल्व करना है ना, NC0, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस चीज को सोल्व करके ये आ जाता है, बहुत आसान है। इज इट क्लियर? जैसे NC2 निकाला मुझे, NC2, तो ऊपर होगा n फैक्टोरियल, नीचे होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, क्योंकि ये 9th 10th में आता है फैक्टोरियल, तो आपको पता होगा ये सारी बातें। चलते हैं भाग्य। सो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 0 एलिमेंट, तो वो होंगे NC0 के बराबर। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, जिन सबसेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा वे होंगे NC1 के बराबर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट NC2, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ सबसेट हैविंग n एलिमेंट्स। उन सबको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। सबसेट्स जिनके अंदर 0 एलिमेंट है उनका नंबर है ये, सबसेट जिनके अंदर 1 एलिमेंट है उनका नंबर है। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग n एलिमेंट, सबको जोड़ दो, टोटल सबसेट आ जाएंगे 2 की पावर n के बराबर होगा वो। इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे सिर्फ उतने रिलेशन बताओ फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल विच कंटेन 5 और 7 एलिमेंट, 5 या 7 एलिमेंट। तो टोटल पहले तो देखो टोटल कितने होंगे इनके अंदर एलिमेंट, टोटल एलिमेंट होंगे 3 इंटू 4। ए क्रॉस बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 4, तो 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 12, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 12, तो 12 लिखा जाएगा ऊपर। अब मेरे को चाहिए विच कंटेन 5 एलिमेंट, तो होगा 12C5। अभी तो बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट NC1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 5 एलिमेंट, तो 12C5, n की वैल्यू हो गई थी 12, तो 12C5 कंटेनिंग 7 एलिमेंट 12C7, तो 5 और 7 दोनों चाहिए थे, तो 12C5 प्लस 12C7 जोड़ दो, तो 12C5 प्लस 12C7 निकाल लो। ठीक है, तो 12C7 जो है वो 12C और 12 में से 7 गए, कितना आएगा 5, तो 12C7 और 12C5 की वैल्यू सेम होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये बाइनोमियल थ्योरम
बाइनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक होता है उसमें हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, तो वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो NCR है, NCR, वो NC N-R के बराबर होती है, दोनों बराबर होते हैं। तो 12C7 12C 12-7 के बराबर होगी, तो ये भी 12C5 हो गया, ये भी 12C5 हो गया, तो 2 ट्वाइस 12C5 हो गया ना, ये भी 12C5, ये भी 12C5, तो 12 ट्वाइस 12C5, और 12C5 की वैल्यू हम निकालना जानते हैं। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे निकलेगा। ऊपर 12C5 हम निकाल रहे हैं, तो 12 का फैक्टोरियल ऊपर, फिर 12 में से 5 गए कितना होगा 7 फैक्टोरियल, और डॉट नीचे वाला 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर दो बस। कैसे सोल्व होगा, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा में 7 फैक्टोरियल, और नीचे 7 फैक्टोरियल है ही, और गुणा में 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। अब 5 फैक्टोरियल खोलो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, काट दो, जो कटता आंसर आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा 1584। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब वो किसी का भी मांग ले, चाहे वो 5 कंटेनिंग 5 एलिमेंट मांग ले, कंटेनिंग 2 एलिमेंट मांग लेता, तो 12C2 हो जाता, ठीक है। और है बीच में, मतलब 5 एलिमेंट भी चाहिए और 7 एलिमेंट वाले भी चाहिए, तो इसमें दोनों ऐड होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो 12C5 प्लस 12C7, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से डील करना है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। देखो भाई, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट गिवन है और बी सेट के अंदर 2, 3, 4 गिवन है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगी, 1 की 2 के साथ 1,2, 1 की 3 के साथ 1,3, 1 की 4 के साथ 1,4। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, 3 एलिमेंट्स आए इसके अंदर, 1,2, 1,3 और 1,4। सो टोटल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होंगे, n कितना है 3 है, सो 3C0 प्लस 3C1, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर n। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इस बात को एक बार कंफर्म कर दीजिए पहले तो। सो 3C0 3C1, क्योंकि n की वैल्यू 3 आ चुकी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितने होंगे 1, 2, 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने होंगे, तो 3C0 प्लस 3C1 3C2 3C3, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। और ये किसके बराबर होता था, 2 की पावर n के बराबर होता था, n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक। तो इसको हम 3 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, ओके सर। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसका फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n a क्रॉस n b, और n a की वैल्यू कितनी है, n a की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की वैल्यू कितनी है 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की वैल्यू है 3। तो ये वही तो किया हुआ है, 2 की पावर ये 3 कैसे आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गुणा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी करके ही तो ये 3 आया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट बताए थे मैंने, कैसे निकालने का तरीका बताया था, ये निकालने का तरीका था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुणा में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये हो जाएगा 2 की पावर n a क्रॉस n b। तो ये वही तो बात हुई ना, अरे भाई वही तो बात हुई। तो इसीलिए अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हो फ्रॉम ए टू बी, तो इसी के बराबर होते हैं, इसी तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देखो किस तरह से पूछेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेगा तो क्या क्या हो जाएगा, पहले तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, वो n के बराबर होगा तो वो है 3, और हैविंग 2 एलिमेंट्स पूछ रहा तो 3C2। इज इट क्लियर? तो ये 3 कैसे आया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गुणा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी करके आया है C2। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे इन ए क्रॉस बी हैविंग 2 एलिमेंट्स। आगे बात समझ में, जब खुद पढ़ोगे ना, जब क्लैरिटी आएगी। अभी मैं कितनी भी जी जान लगा लूं,
क्लैरिटी, जो परफेक्ट क्लैरिटी है वो आप खुद जब समझ के करोगे, पढ़ोगे, जब आएगी। ठीक है, ओके। अब देखो काफी देर की 49 मिनट्स की ये क्लास हो चुकी है भाई। ये नेक्स्ट टॉपिक 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ये स्टार्टिंग है तो इतनी क्लास पहले करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।